हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरव यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवि भूषण को देखेंगे, जो कि हमारे निर्धारित कवि में पार्ट नंबर 7 है। ये हमारा चैप्टर 6 है, जिसका हम पार्ट नंबर 7 देख रहे हैं। कवि भूषण को ये निर्धारित कवियों में पार्ट नंबर 7 का है। और ये झारखंड सीजीएल जो हिंदी पेपर 2 है, उसके लिए जो फुल कवरेज है सारे सिलेबस की, वो धीरे धीरे हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये हम जो देखेंगे जितने भी कंटेंट वो ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार होगा, उसी के अनुसार न ज़्यादा इसमें देखेंगे और ना कम देखेंगे। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इस वीडियो के जो इस सीरीज जो है उसके सारे वीडियोस को आप आगे यदि नहीं देखा है, जैसे कि पिछले मैंने विद्यापति ठाकुर, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, रसखान, इनसे संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं। ये सारे वीडियोस जो और चैप्टर जो 5 चैप्टर और बचे हुए हैं, उन सारे वीडियोस को यदि आप एक जगह देखना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2। इसको आप फॉलो कर सकते हो। ये प्लेलिस्ट यदि आप फॉलो करते हो तो लगभग आप 90% अंक उसमें जो पेपर 2 है उसमें अर्जित आसानी से कर सकोगे, क्योंकि हम जो कवरेज ले रहे हैं इस सिलेबस के वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और फुल डिटेल के साथ देख रहे हैं, तो जिससे वो आपको जो प्रश्न है वो बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और कहानी, नाटक, इनसे संबंधित यदि चीज़ें आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे मैंने ये सारे अपलोड कर दिए हैं, जिससे आपको इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा तो आपको कहानी आसानी से बन जाएंगे। इनके जो प्रश्न होते हैं वो उतने क्लिष्ट नहीं आएंगे, वो आसानी से आपको बन जाएंगे, कंसेप्चुअल होते नहीं हैं। तो ये सब आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बिना पढ़े हुए आपको कुछ नहीं होगा, तो आप इसे जरूर पढ़ लें हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरव ऑफिशियल। या तो आप इसे टाइप कर ज्वाइन कर सकते हो, या मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड लगा दिया है, तो या फिर आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, जो सबसे पहले हम देखते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि कवि भूषण जो है उसके पहले जीवन परिचय को हम फैक्चुअल देखेंगे। जो कंसेप्ट वाला चीज़ है उसको बाद में देखेंगे, पहले हम फैक्चुअल चीज़ों को देखेंगे कि इनसे संबंधित कौन कौन से फैक्ट हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि भूषण जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो टिका, या फिर इसे तिक्कन भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर आप ती कहो, तिकवापुर कह लो, या फिर आप इसे टिकवापुर कह लो, टिकवापुर। तो या तो इसे आप टिकवापुर कह सकते हो या फिर इसे टिकमापुर कर सकते हो। और ये जो टिकमापुर है वो है कहाँ, तो टिकमापुर कानपुर जिला में है। और कानपुर जिला कहाँ है, तो कानपुर है उत्तर प्रदेश में, यूपी में कानपुर अवस्थित है। तो आप इसे याद रखोगे कि कानपुर यूपी में है और टिकमापुर में इनका जन्म हुआ। और जन्म कब हुआ, तो वो 1613 ईस्वी के आसपास हुआ था। ये कभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, हमेशा जो जन्म तिथि है इनका वो विवादों में रहा है। इन सब इस समय के जितने भी कवि हैं उनका लगभग जन्म तिथि विवादों में रहा है। तो आप इसे याद रखोगे 1613 ईस्वी के आसपास इसका जन्म हुआ था और 1715 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु कब हुई थी, तो वो 1715 ईस्वी के आसपास। यदि इनके मूल नाम की बात करें, भूषण तो इनका जो कविता में यूज होता था, इनके जो कविताएं लिखी जाती थी इनके द्वारा, उसमें ये भूषण यूज करते थे। लेकिन इनका जो मूल नाम क्या था, तो वो घनश्याम त्रिपाठी था। क्या नाम था, तो घनश्याम त्रिपाठी। और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, ठीक है, इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। ये जो रचनाएं अपनी करते थे भूषण, तो उसका विषय क्या हुआ करता था, किस विषय में वो रचना करते थे, तो वो उनका जो काव्य विषय था वो क्या था, तो वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और जो छत्राल थे, छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्राल थे, इन्हीं की जो वीरता जो इनकी वीरता थी, इन्होंने किस तरह से मुगलों से लड़ा, तो इनकी वीरता का ही पूर्ण व्याख्यान, पूर्ण जो इनका जो विश्लेषण होता था, उनको ये कविता के माध्यम से कहते थे। तो इनका ही पूर्ण कार्य क्या होता था, तो इनका जो शिवाजी और छत्राल, जो महाराजा छत्रसाल है, उनकी वीरताओं का वर्णन करना। ये भाषा किस प्रकार का प्रयोग करते थे, इनमें जो भाषा होती थी वो ब्रज भाषा का सामान्यतः इन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन इसमें आपको कई सारे अरबी, फारसी, तुर्की, बुंदेली, खड़ी बोली के शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हर प्रकार के शब्द इनके जो कविता है उनमें आपको मिलेंगे। लेकिन सामान्यतः कहा जा सकता है कि ब्रज भाषा के जो शब्द है उनकी संख्याएं काफी अधिक है, और थोड़े बहुत जो शब्द है वो अरबी, फारसी, बुंदेली, खड़ी बोली के भी आपको मिल जाएंगे। ये जो था, ये भूषण जो थे उनको आश्रय कौन कौन जो कवि थे उन्होंने दिया, कौन कौन राजाओं ने दिया, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराजा छत्रसाल, जैसा कि मैंने बताया, इन्हीं के आश्रम में ये रहते थे। भूषण की उपाधि, अब सबसे बड़ी बात आती है कि इनको भूषण की उपाधि किसने दी।
जो भूषण है इनका नाम तो घनश्याम त्रिपाठी था, तो इनको भूषण की उपाधि किसने दी? तो कवि भूषण की इन्हें उपाधि दी चित्रकूट के राजा। चित्रकूट के राजा थे रुद्रशाह। इन्होंने ही इन्हें जो भूषण है उनकी उपाधि दी थी। इनके जो बुक है कौन कौन से हैं, ये कौन कौन सी रचनाएं करते हैं? तो सामान्यतः इनकी 3-4 रचनाएं प्रचलित है, जिसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, उसके बाद छत्रसाल दशक। तो ये 3 रचनाएं हैं जो काफी इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो तीनों को आप याद रखोगे। हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा है जो छत्रसाल जो भूषण है इनकी जो रचना है वो नहीं है। तो शिवराज भूषण आपके ऑप्शन में होगा, शिववानी भूषण, छत्रसाल दशक। तो आप उसको आसानी से ऑप्शन को छाट सकते हो। ये किस काल के कवि हैं? तो ये रीति काल के कवि हैं। और रीति काल के जो सामान्यतः कवि होते थे वो ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते थे, जैसा कि मैंने बार बार बताया है। और इस समय के जो कवि थे वो एक ढर्रा बनी हुई थी कि वो भक्ति से संबंधित ही रचनाएं करते थे। ठीक है, वो भक्ति जो रस होता था, भक्ति रस होता था, श्रृंगार रस होता था, इन सब से संबंधित इनकी रचनाएं होती थी रीतिकाल के कवियों की। लेकिन जो कवि भूषण हैं इन्होंने इनसे अलग जाकर ये वीर रस का प्रयोग करने लगे। जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, छत्रसाल महाराज हैं, इनकी जो वीरता है उसका गुणगान ये करने लगे, उनके गुणगान में अपनी कविताएं लिखने लगे। तो ये रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं। तो इस कारण से ये थोड़ा सा अलग हो जाते हैं रीतिकाल के, क्योंकि रीतिकाल के और जो कवि हैं जैसे बिहारी लाल हो गए, इन सबों ने श्रृंगार रस पे काफी फोकस किया है, भक्ति कृष्ण भक्ति पे फोकस किया है और उसमें श्रृंगार रस पे फोकस किया है। लेकिन जो भूषण है उन्होंने वीर जो रस है उस पर काफी फोकस किया है। इनकी जो शैली है जैसा कि मैंने बताया ये वीर रस के ओजस्व पूर्ण शैली थी। इनकी जो शैली थी वो कैसी थी? तो वो वीर रस के ओजस्व पूर्ण शैली थी। इसमें कौन कौन से रस युक्त किए जाते थे? जो रस की प्रधानता कौन कौन सी थी? तो ये वीर रस का प्रयोग करते थे, भयानक रस का प्रयोग करते थे, विभत्स रस का, रौद्र रस और कभी कभी जो थोड़े बहुत वो श्रृंगार रस का भी प्रयोग करते हैं। इसकी जो छंद थी वो कैसे थे? जैसे छंद में सौरठ आता है, दोहे आते हैं, कवित्व आता है। तो इसमें कौन थी? तो ये कवित्व सवैया था। जो कवित्व सवैया इनके छंद हुआ करते थे। जैसे आपने पिछले जो वीडियो था उसमें देखा होगा कि हमने जो रसखान को पढ़ा था, तो रसखान दोहे लिखते थे। रसखान जो था वो दोहे लिखते थे, तो ये छंद हो गया। तो आप समझ रहे होंगे ये कौन से अलंकार का प्रयोग करते थे। तो सामान्यतः इनके जो रचनाएं हैं उनमें सभी अलंकारों के आपको प्रयोग देखने को मिलेगा, चाहे वो शब्द अलंकार हो चाहे वो अर्थ अलंकार हो, हर अलंकार का प्रयोग ये करते थे। अब इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो देख लें। तो वीर रस के सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं वो भूषण जो है, इनका जन्म कब हुआ था? तो वो 1613 ईस्वी के आसपास हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो तिकवापुर गांव, या फिर इसे आप टिकवापुर गांव भी कह सकते हो। टिकवापुर गांव भी इसे कह सकते हो, जो कि कानपुर में स्थित है। और कानपुर कहाँ है? तो कानपुर यूपी में अवस्थित है। तो इसे आप याद रखोगे। इनके पिता पंडित रत्नाकर त्रिपाठी थे और हिंदी रस सिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी। और जो मितराम हैं इनके भाई थे, इनके 3 भाई थे, जिनमें 2 महत्वपूर्ण है, चिंतामणि त्रिपाठी और मितराम इनके भाई थे, जो कि किस काल से संबंधित थे? तो वो रीतिकाल से ही संबंधित थे और रस सिद्ध कवि थे। ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम के विषय में अभी तक ठीक पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका वास्तविक नाम क्या है, तो घनश्याम त्रिपाठी इनका वास्तविक नाम था। याद रखोगे आप। जो चित्रकूट के राजा है उन्होंने इसे, इनकी जो प्रतिभा है उससे प्रभावित होकर इनका भूषण नाम दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। चित्रकूट के राजा जो रुद्रशाह है, इन्होंने इनको भूषण नाम दिया था। बाद में जब ये शिवाजी के दरबार में चले गए और वहां से ही इन्होंने, इनका जो अंतिम दिन था वो शिवाजी के दरबार में ही बीता। और इनका जो दूसरे आश्रयदाता कौन था? तो वो महाराजा छत्रसाल थे, जिसका मैंने वर्णन पहले ही कर दिया है। इन्होंने अपने काव्य में इन्हीं दोनों की वीरता, जो महाराजा छत्रसाल है और जो महाराजा शिवाजी है, छत्रपति शिवाजी, इन्हीं दोनों की वीरता और पराक्रम का गुणगान किया है। वो कहते हैं कि भूषण से प्रभावित होकर महाराजा जो छत्रसाल ने है, एक बार इनको पालकी में कंधा भी लगाया था। जो इनकी पालकी होते थे इनमें कंधा भी लगाया था महाराजा छत्रसाल ने, जो कि एक बड़ी बात है जब राजा आपको इस तरह से सम्मान देता है। शिवाजी ने इन्हें बहुत सा धन दिया और उनका मान सम्मान दिया, जो देकर समय समय पर कृतार्थ किया करते थे। जो उनकी जो कृतज्ञता दिखाते थे किस तरह से? तो धन देकर और मान सम्मान देकर।
छत्रसाल और जो शिवाजी हैं, इन्हीं के गुणों से प्रभावित होकर भूषण ने कहा था कि शिवा सौ सराहो कौ सराहो छत्रसाल को, मतलब शिवा को सराहें या फिर किसको सराहें, छत्रसाल को। तो यही इनका अर्थ बनता है, तो ये आप याद रखोगे। जो निरंतर वीर रस की पूर्ण रचनाएं करते हुए कवि भूषण जो था, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो कविवर जो भूषण थी, इनकी मृत्यु लगभग माना जाता है 1715 ईस्वी में, 1715 ईस्वी में, जो कि संवत बैठेगा 1772 ईस्वी। ठीक है। अब इनकी साहित्यिक परिचय की बात करें, जो साहित्य का इनका परिचय की बात करें, तो रीतिकाल युगीन श्रृंगार प्रवृत्ति का तिरस्कार कर, जैसा कि मैंने बताया कि रीतिकाल में श्रृंगार कवि का जो श्रृंगार रस था उसका प्रयोग काफी अधिक होता था, क्योंकि वो भक्ति से संबंधित जब कविताएं लिखी जाती थी, प्रेम से, कृष्ण और राधा के जब प्रेम से संबंधित कविताएं लिखी जाती थी, तो उनमें श्रृंगार रस का प्रयोग काफी अधिक होता था। तो इसका तिरस्कार कर, इसका बहिष्कार कर, इसको छोड़कर इन्होंने वीर रस के काव्य का सृजन किया, वीर रस के काव्य का सृजन किया, जिसमें इन्होंने जो महाराजा छत्रपति शिवाजी हैं और जो महाराजा छत्रसाल हैं, इनके इनकी जो वीरता है उनका इन्होंने वर्णन किया। तो ये इसी कारण से भूषण का नाम जो है वो वीर रस के कवियों में प्रसिद्ध हो जाता है। रीतिकाल के होते हुए वे वीर रस के कवियों में प्रसिद्ध हैं। यद्यपि जो भूषण है वो रीतिकाल युगीन है, लेकिन इनके जो लक्षण ग्रंथ, परंपरा और अन्य प्रवृत्तियों से ये सर्वथा मुक्त नहीं थे, और इनके काव्य में रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग शास्त्रीय रूप में हुआ है। तथापि इनके तत्कालीन जो विलासिता पूर्ण श्रृंगारिता को त्याग कर राष्ट्र प्रेम और वीर से संबंधित वीरचित्त जो भाव से इनके युक्त काव्य की रचना इन्होंने की। इसका सीधा सा अर्थ है कि उस समय जो श्रृंगार रस से संबंधित जो रचनाएं होती थी, उनसे ये इन्होंने इनका परित्याग किया, इनका तिरस्कार किया, और इन्होंने राष्ट्र प्रेम, वीरोचित, वीर से संबंधित, वीर जो होता था उनके उनकी जो महानता है उनको उल्लेख करना, उनका विश्लेषण करना। तो इसके कारण ये जो रीतिकाल के कवि हैं उनमें इनका एक अलग स्थान बनता है। जातीय एवं राष्ट्रीय भावना की सशक्त अभिव्यक्ति एवं अन्याय और अत्याचार के विरोध संघर्ष करने वाले लोकनायकों शिवाजी और छत्रसाल को वीरोचित गुणों का प्रकाशन इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। जैसा कि मैंने बताया, जो शिवाजी और छत्रसाल थे, जो महाराजा छत्रसाल से उस समय जो मुगल था उनसे काफ़ी जो इंडियन पीपल थे, इंडियन जो जनता थी, उनको क्रश किया जाता था, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, वो चाहे वो और किसी रूप से हो, तो उनका काफ़ी क्रश किया जाता था। तो वो जो उनसे जो लड़ने के लिए, राज्य को अपने बचाने के लिए जो राष्ट्रीय भावना और जो अभिव्यक्ति छत्रसाल और शिवाजी में थी, इन्हीं के गुणों को जो भूषण थे इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से विश्लेषण अपने कविताओं में किया है। अपने काव्य में वीर रस और राष्ट्रीय भावना की विशिष्ट तथा सशक्त अभिव्यक्ति देने के कारण जो कविवर भूषण है उनको हिंदी साहित्य का, ये याद रखेंगे पॉइंट, उनको हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो वो भूषण को कहा जाता है। ये आप याद रखोगे, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम राष्ट्र कवि भूषण है। इनकी जो कृतियों की यदि बात करें कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनमें तीन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने पहले भी बता दिया है कि शिवराज भूषण, शिवावाणी, उसके बाद छत्रसाल दशक, ये तीनों में वीर रस का प्रयोग किया गया है। ये वीर रस से संबंधित तीनों ग्रंथ हैं। इसमें शिवाजी और छत्रसाल है, उनके शौर्य और पराक्रम का काफ़ी अच्छे से विश्लेषण किया गया है। इनका यदि काव्यगत विशेषता की बात करें कि इनकी जो कविताएं हैं उनकी क्या विशेषता है, तो यदि उनके भाव पक्ष में सबसे पहले जाएं, उनके जो भाव पक्ष है उनमें यदि सबसे पहले जाएं, तो वीर रस के कवियों में भूषण का नाम अग्रण्य है। वीर रस का जो कवि है उनमें भूषण जो है, कवि भूषण है, इनका नाम सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में रखा जाता है। इनका जो महाराजा छत्रसाल और शिवाजी की जो वीरता थी उनका इन्होंने वर्णन किया था। शिवाजी की जो चतुरंगिनी सेना थी, चतुरंगिनी सेना उसे कहा जाता है जिसमें पैदल भी सेना हो, घुड़सवार भी सेना हो, हाथी सवार भी सेना हो और रथ सवार भी सेना हो, इसको चतुरंगी सेना कहा जाता है। तो शिवाजी के चतुरंगी सेना को इन्होंने काफ़ी अच्छे से इनका विश्लेषण किया है और रण में इनका जो कौशल था उनको इन्होंने विश्लेषण किया है। जैसे आप इस जो पंक्ति है उसको आप देख सकते हो कि साजी चतुरंगी सैन अंग में उमंगधारी,
साजी चतुरंगी सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो ये आप देख सकते हो। शत्रु पक्षी व्याकुलता, दीनता और खिज का विभूषण ने अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। वो छत्रपति शिवाजी की नहीं, जो उनके शत्रु हुआ करते थे, जो विपक्षी पक्ष हुआ करते थे, उनकी भी व्याकुलता, जो छत्रपति शिवाजी से वो किस तरह से व्याकुल होते थे, उनके युद्ध लड़ने की जो तकनीकी थी उनसे वो किस तरह से डरते थे, किस तरह से उनमें दीनता थी, किस तरह से उनमें खीज था, मतलब द्वेष था, तो उनका भी इन्होंने काफी अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्रण किया है, जो आपके हृदय को स्पर्श कर जाए। औरंगजेब का जो अत्याचार था उससे संबंधित भी जो रचनाएं हैं इन्होंने काफ़ी की है। उनकी दृष्टि से यह छिपा हुआ नहीं था, क्योंकि आप जिस काल में रहते हो उस काल की जो सामाजिक स्थिति है वो आपके कवित्व में दिखेगी ही। ये असंभव है कि आपके कवित्व में, आपका जो साहित्य है उसमें उस काल से संबंधित जो रचनाएं हैं, जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखेगी। तो ये समानता एक होता ही है, मतलब ये समानता अनायास होगा ही कि औरंगजेब का जो अत्याचार है उनको भी भूषण जो लिखेंगे। ठीक है, तो शिवाजी के साथ साथ इन्होंने छत्रसाल का तलवार है उसका भी सशक्त रूप से वर्णन किया। भूषण का जो काव्य है वो राष्ट्रीय भावना पर आधारित था। साथ ही भूषण ने अपने युग के संघर्ष का अपनी रचनाओं और प्रभावशाली वर्णन किया है। जो इनके युग था उससे संबंधित जो रचनाएं हैं इन्होंने काफी प्रभावशाली ढंग से रखा है। जो भूषण ने वीर रस के सहयोगी रसों के रूप में भयानक, वीर रस का जो सहयोगी रस कौन कौन सा है, तो वो भयानक रस है, रौद्र रस है, इसका भी सुंदर व्यंजना की है। जो अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति 3 होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। मैंने, यदि आपने इनको नहीं पढ़ा है तो मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है शब्द शक्ति। तो उस वीडियो को आप जाकर चेक कर लोगे, वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस जो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। वो जो चैप्टर है शब्द शक्ति उसको आप देख लोगे, क्योंकि ये इससे सवाल आ सकते हैं और ये आसान सा चैप्टर है। तो इन्होंने जो भयानक रस है, रौद्र रस है, जो कि सहयोगी रस है वीर रस का, इसका भी इन्होंने काफी अच्छे से चरित्र चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त जो है विभत्स, करुणा और श्रृंगार रस है, इनका भी इन्होंने काफी वर्णन किया है। शिवाजी के क्रोध का वर्णन करते हुए कवि ने रौद्र रस का प्रयोग किया है। जब आपको किसी के जो क्रोध का यदि वर्णन किया जाए तो वो रौद्र रस का ही आपको वर्णन करना पड़ेगा, रौद्र रस का ही सहारा आपको लेना पड़ेगा। जैसे इस पंक्ति में आप देख सकते हो कि सबन के ऊपर ही ढाडो रबीवो के जोग, सबन के ऊपर ही ठाडो रबीवो के जोग, ताखी खरो किए 6,000 के नियरे, जानी गैर मिसले गुसीले गुस्सा धरी उर, किन्हीं ना सलाम न वचन बोले सियरे। तो ये आप देख सकते हो। ये आप नोट में एक याद रखो, क्योंकि भूषण का जो काव्य है उसमें वो जो बल, पौरुष और साहस भर देता है। जितने भी यदि आप इनको पढ़ोगे तो आप में ये बल, साहस, जो पौरुष है उसको भर देगा। इस कारण से ही हिंदी साहित्य है इनका, इसे प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। और ये जो हिंदी की जो काव्य रचना है इसमें सर्वप्रथम राष्ट्र कवि काव्य इसे कहा जाता है। तो आप इसे याद रखोगे। इनकी जो यदि कला पक्ष की बात करें, भाव पक्ष तो मैंने देख लिया, तो कला पक्ष में यदि बात करें तो सबसे पहले भाषा पे आते हैं। तो इनकी भाषा, जैसे कि मैंने बताया, वो ब्रज भाषा से संबंधित रचनाएं करते थे। इसमें जो उस समय की कई सारी भाषाएं थी, जैसे वो अरबी हो, चाहे फारसी हो, चाहे वो बुंदेली हो, चाहे खड़ी बोली हो, इनके भी शब्द इनमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ब्रज भाषा का काफी अच्छे तरीके से प्रयोग किया था। ठीक है, इसमें आपको मराठी भाषा भी मिलेगी, अरबी भाषा के भी शब्द इनके जो कविता है उनमें आपको देखने को मिल सकती है। इनकी रचना में शब्दों की विकृति और मन ढंग रूप से आदि पर्याप्त मात्रा मिलती है। ये रचनाएं जब करते थे तो ऐसा नहीं हो कि पारंपरिक रूप से जो शब्द के अर्थ होते थे उन्हीं को लेकर चलते थे, नहीं, ये शब्द की विकृति और अपने मन ढंग से भी नए नए शब्दों का प्रयोग करते थे। तथा व्याकरण का भी इन्होंने काफी ध्यान नहीं दिया था। तो व्याकरण का उल्लंघन ये सहज करते थे, सामान्यतः यह व्याकरण के उल्लंघन करते आपको दिख जाएंगे। वो इस पे ध्यान नहीं देते थे, वो कंटेंट पे फोकस करते थे। काव्य में ओज गुण के संरक्षण एवं उत्साह के अतिरेक में स्वतः ही ऐसा जान स्वाभाविक होता है। तो ये आप इसे याद रखोगे। तो ये कला पक्ष में इनका भाषा था। यदि इनकी शैली की बात करें तो भूषण की जो काव्य शैली है वो विरोचित है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, विरोचित शैली में, जिसमें ध्वन्यात्मक और चित्रात्मक के गुण विद्वान है। चाहे वो ध्वनि से संबंधित हो
ध्वन्यात्मक भी इसमें गुण मिलता है और इसमें चित्रात्मक गुण भी मिलता है। ये किस शैली में लिखते थे? तो इनकी मुक्तक शैली में लिखी हुई अधिकांश रचनाएं दृश्य चित्रण से भी श्रेष्ठ है। इनकी जो मुक्तक शैली में लिखी गई रचनाएं हैं, मुक्तक शैली में, वो यदि आप पढ़ते हो तो आपको लगेगा ना कि आप उस जो दृश्य है उसको आप देख रहे हो, उस जो रचना है उसको आप फील कर रहे हो। तो ऐसी इनकी जो उत्कृष्टता थी रचनाएं करने में, उनके जो दृश्यों के त्वरित गति से संगठित होने के कारण जो चित्रण की विशेष विधि में ही ये काम आती है। तो ये आप आसानी से उनकी जब कविताओं पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि जब ये जो आप पढ़ रहे हो तो ऐसा फील होगा कि आप उस जो चीज़ है उसको जी रहे हो। तो इनके दृश्यों का जो सगुथित चित्रण जो है वो मुक्तक में सामान्यतः नहीं पाया जाता है, लेकिन भूषण ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाव दे दे धाव दे दे अरिमुख कुदी पैरे काटे ना। तो ये इनकी एक पंक्ति है, इसको आप देख सकते हो। जैसे चरित्र में भी सफलता प्राप्त की है, भूषण ने कवित्व, श्वैत्य, 56 आदि छंदों को अपने काव्य के आधार बनाया है। कौन कौन छंद है? तो वो कवित्व छंद का प्रयोग किया है, सवैया का प्रयोग किया है, 56 ये सब छंदों का इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उनमें प्रयोग किया है। यदि अलंकारों की बात करो तो मैंने बताया समानतः सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। तो इन्होंने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर उत्प्रेष्टि, अतिशयोक्ति, सारे अलंकारों की इसमें प्रचुरता देखने को मिलती है। यदि रस की बात करें तो भूषण जो है वो वीर रस के वर्णन करते हैं। वीर रस के ये अद्वितीय कवि हैं। वीर रस के साथ साथ इन्होंने रौद्र रस, भयानक जो रस है उसको, विभत्स रस है, इन सब का इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने श्रृंगार रस की भी कुछ कविताएं लिखी है जिनका उनके जो वीरता है उसमें रुचि रखता है। ठीक है, तो न करूं निरादर पिए 100 मिल सादर, ये श्रृंगार रस आप देख सकते हो कि न करूं निरादर पिए 100 मिल सादर, ये आए वीर बादल बहादुर मदन के। तो ये आप देख सकते हो कि इन्होंने श्रृंगार रस है उसका भी प्रयोग किया है। यदि छंदों की बात करें तो भूषण ने जो छंद है उसमें रस के अनुकूल ही छंदों का प्रयोग किया है। चाहे वो दोहा का भी प्रयोग करते हैं, कवित्व का भी प्रयोग करते हैं, सवैया का भी प्रयोग करते हैं और 56 का भी प्रयोग करते हैं। जो रस है उसके अनुकूल जो है वो छंदों का प्रयोग किया जाता है, जो उनकी उत्कृष्टता को उजागर करता है। अलंकारों की बात करें तो मैंने बताया वो सभी अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण भी अर्थालंकार के तहत जो यमक अलंकार है उसका मैंने लिख दिया है कि ऊंची घोर मंदिर के अंदर रहवानी, ऊंची घोर मंदिर के अंदर रहवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो ये देख सकते हैं यमक अलंकार, जब एक ही अर्थ दो बार प्रयोग हो, एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो और दोनों का अर्थ जब अलग अलग होता है तो उसे यमक अलंकार कहा जाता है। ये आपने पढ़ा होगा क्योंकि आपके सिलेबस में है। बाकी हम अलंकारों को भी डिस्कस करेंगे, इसको मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। हिंदी साहित्य में यदि इनके स्थान की बात करें तो रीतिकाल कवियों में भूषण विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। भूषण की सबसे बड़ी जो विशेषता यह है कि ये घोर विलासता की जो कवि थी, जो श्रृंगार रस था, उससे हटकर इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की जो वीरता है, शौर्य है, पराक्रम है, उसको इन्होंने वर्णन किया और राष्ट्रीयता की भावना जगाई। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना कवित्व में जगाई। पहले की जो कविता लिखी जाती थी वो सामान्यतः भक्ति काल से संबंधित होती थी, भक्ति से संबंधित होती थी और उसमें श्रृंगार रस का प्रयोग होता था। लेकिन इन्होंने जो कवि भूषण है, इन्होंने जो अग्रसर निभाया, मतलब पायोनर वो रहे और उन्होंने जो वीर रस है उसका प्रयोग किया, जिससे वो वीर रस के जन जन में वीरता की भावना का संचार होने लगा। तो ये जो भूषण है इनकी रचनाओं की जो महानता है ये। तो ये वीडियो था जिसमें हमने जो कवि भूषण है, इनके जीवन, इनकी रचनाएं, इनकी जो रस है, छंद है, अलंकार है, कविता की क्या इनकी शैली थी, इनकी भाषा की क्या शैली थी, इनकी काव्य की क्या क्या विशेषता थी, इनको हमने काफ़ी डिटेल से वर्णन किया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे जो कुछ प्लेलिस्ट हैं स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल पे, जैसे जेएसएससी हिंदी पेपर 2, तो इसको आप चेक कर सकते हो, जिससे आपको हिंदी पेपर 2 की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। यदि आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो, जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2, तो आपको आसानी से आप जो 90% तो अंक ग्रहण कर ही लोगे, क्योंकि मैंने ऐसे थॉरोली सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो
जो आपसे कोई प्रश्न छूटेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। तो आपको जो यदि आप इनसे पढ़ते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और मैं MCQ भी करा रहा हूँ, तो MCQ से आपको जब MCQ बनाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अब आपको हमारे स्क्रीन पे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा, और नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट दिख रही हो। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।